स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और कांग्रेस विधायकों के दल बदलने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया कि लालच देकर कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में लाया गया, यह आरोप लगाया गया। प्रदेश की जनता पर उपचुनाव का बोझ डालने की उन्होंने ये साजिश बताई। अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार और दल में जगह न दें, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया इस पत्र में। तो आज कांग्रेस को एक और झटका भी लगा था। नारायण पटेल ने पार्टी छोड़ दी, विधायकी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। और इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी को पत्र लिख दिया है और पत्र के मजमून क्या है ये भी आपको बता दें। कांग्रेस विधायकों के दल बदलने को लेकर यह पत्र है। लालच देकर कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में लाने का आरोप है और प्रदेश की जनता पर उपचुनाव का बोझ डालने की साजिश से बताया है। साथ ही लिखा है कि अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार और दल में जगह न दे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, एक एक करके 25 हो गए और आज जब 25वां हुआ तो फिर कमलनाथ ने लिख दिया सीधे प्रधानमंत्री को पत्र और यह भी अपील की कि अपनी सरकार और दल में जगह न दे अवसरवादी नेताओं को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संख्या लगातार कांग्रेस के विधायकों के दल बदलने की लंबी होती जा रही है, उसी से परेशान होकर अब जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सीधे पीएम मोदी को पत्र लिखा और इस बात का उन्होंने हवाला दिया है कि जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर अनैतिक तरीके से उनको गिराया जा रहा है। और साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों को दल बदल या दबाव देकर या प्रलोभन देकर उनके इस्तीफे कराए जा रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। और पीएम मोदी से इस बात को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है कि ऐसे अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार और दल में जगह नहीं दें जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रहे। कुल मिलाकर अनुराग, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी को यह पत्र क्यों लिखा गया? क्यों बीजेपी के अध्यक्ष को यह पत्र क्यों नहीं लिखा गया? प्रदेश अध्यक्ष को क्यों यह पत्र नहीं लिखा गया? बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस जिस तरीके से अभी तक बीजेपी के नेताओं पर इस बात का आरोप लगा रही थी कि प्रलोभन देकर कांग्रेस विधायकों से दल बदल कराया जा रहा है, लेकिन अब शायद कांग्रेस को इस बात की समझ आ गई है कि इस मामले को लेकर पार्टी हाईकमान यानी कि जो बीजेपी की सबसे बड़े नेता हैं उनको पत्र लिखकर इस और ध्यान आकर्षित कराया जाए, ताकि वो अपने पार्टी के नेताओं को इस बात की सलाह दें कि इस तरीके की व्यवस्था को न दोहराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के विधायकों का मोह भंग अब कांग्रेस पार्टी से होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने में विफल साबित हो रही है और लगातार कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के। और इंदौर से खबर आपको बता दें, एमपीपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते ये फैसला लोक सेवा आयोग ने लिया है। इस साल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आगामी सभी परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। उनके लिए बड़ी खबर, कोरोना के चलते लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। इस साल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो आगामी सभी परीक्षाएं एमपीपीएससी की स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के चलते लोक सेवा आयोग का यह फैसला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इंदौर से, ये बड़ी खबर। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी है? देखिए पंडित, एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं और ये जो
अभी 6 महीने करीब बचे हुए हैं, 5 महीने बचे हुए हैं, जुलाई से निकल गया, 5 महीने बचे हुए हैं। इनमें कई परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से संक्रमण की दर मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसको देखते हुए परीक्षाएं अब स्थगित कर दी गई हैं। इस साल कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, नया कैलेंडर अगले साल का जारी होगा। इसके साथ ही एक और उन्होंने तर्क दिया है कि जो न्यायालय में आरक्षण को लेकर प्रकरण चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, उसको लेकर और जो कोविड-19 है, इन दोनों मामलों को लेकर अब परीक्षाएं अभी नहीं कराई जाएंगी, उनको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इससे उन हजारों छात्रों का क्या होगा जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे और परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे। ऐसे में अगर परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं तो उन छात्रों को, कई छात्र ऐसे भी हैं जिनकी ओवरेज वो होने वाले हैं, उनको कगार पे है ओवरेज की, वो ओवरेज हो जाएंगे। इसको ये ओवरेज वाला जो मसला अरुण आप बता रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है कि क्या कोई छूट दी जाएगी? 6 महीने की कम से कम छूट, क्योंकि ये इसको बढ़ा दिया गया तारीख को। देखिए, अभी तक तो सिर्फ परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश आया है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि जो छात्र जो ओवरेज होने वाले हैं उनके साथ अन्याय ना हो और उनको कुछ परीक्षाओं में छूट दे दी जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है और इस पर फैसला जल्द ही एमपीपीएससी लेगा। शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए। और बात कांग्रेस को झटके की, तो आज शाम को उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया। विधायक नारायण पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताएं कि खंडवा के मांधाता विधानसभा सीट से वो कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने पहले प्रोटेम स्पीकर के पास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा पहले उन्होंने दिया और उसके बाद शाम को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आजकल ट्विटर पार्टी हो गई है, ट्विटर खेलती रहती है। अच्छा, ट्विटर में भी कई बार राहुल जी भारत की तो बात नहीं करते, चीन की बात करते रहते। उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई देते। संगठन का पता नहीं। जहां सरकार थी वहां सरकार ने राज्य की दुर्गति कर दी, राज्यों की। और कांग्रेस पे हताशा का, निराशा का दौर है। हम नेता ही क्या करेंगे इसी का ठौर नहीं है। किस दिशा में कांग्रेस जाएगी इसका ठिकाना नहीं है। यहां भी एक ही आदमी सब कुछ है। दिल्ली में एक परिवार, यहां एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और भी जितने पद हों बोले मैं ही तो हूं, बाकी का काम ही क्या है। पूरे प्रदेश में किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को खुश कर और मध्य प्रदेश में उनकी सेवा करें। एक ग्राम पंचायत का अगर सरपंच रहता है तो दूसरी बात उसको तकलीफ आती है, छोटा दायरा रहता है। मगर इनकी कार्य की शैली जो मैंने समझा, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूं कि आपने विगत टाइम जो विकास की गंगा बहाई है, 4000 करोड़ पार्वती लिंक आपकी देन है, 4000 करोड़ काली सिंह परियोजना आपकी देन है। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सब काम चल रहा है, संपूर्ण होने पर आपको समय देना पड़ेगा। और ग्वालियर में नारायण पटेल ने जो बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ दी, तो ग्वालियर में केपी सिंह ने उन पर निशाना साधा और बीजेपी में शामिल होने पर कहा, केपी सिंह ने, कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पार्टियों में विचारधारा का महत्व खत्म हो गया। आया राम गया राम के चलते पार्टी की विचारधारा खत्म होती जा रही है। लगभग पार्टियों के विचारों का जो बेस है वो तो अलग अलग है, लेकिन ये आया राम गया राम में विचारधारा का महत्व खत्म हो गया है।
किस तरह से लगता है आपको आयाराम गयाराम? उपयोगिता का सिद्धांत अब दुनिया में लागू हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ही गया है। तो जिसको जहां उपयोगिता अपनी समझ में आती है या उसके लिए क्या उपयोगी है, उस सहूलियत के हिसाब से वो निर्णय ले लेता है। सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और माफिया से सख्ती से निपटने की बात उन्होंने कही है। सुनिए। अपराधी हैं, बड़े माफिया हैं, जो जनता की जिंदगी से भी खेलते हैं, जो सरकारी संपत्ति भी लूटते हैं, जो दहशत भी बरपाते हैं और गलत तरीकों से अपना आर्थिक साम्राज्य जमाते हैं, उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया। राजधानी में 10 दिन के लॉकडाउन को उन्होंने सही बताया और कहा है कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, ये लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जैसी स्थिति कोरोना की है, संक्रमण की चैन तोड़ना जरूरी है। मध्य प्रदेश तुलनात्मक दृष्टि से बेटर स्थिति में है, लेकिन पॉजिटिव केस हमारे बढ़े, बड़ी तेजी से बढ़े। भोपाल में काफी तेजी से बढ़े। इसके पहले ग्वालियर में भी लॉकडाउन किया, मुरैना में लॉकडाउन किया, सिरोंज में लॉकडाउन किया, अभी नसलागंज में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी समझा कि भोपाल में 10 दिवसीय लॉकडाउन बहुत जरूरी है और इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला, क्योंकि इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है और वो बचाना पहला लक्ष्य है हमारा, और इसलिए बिना किसी भेदभाव के ये फैसला किया कि 10 दिन का लॉकडाउन हो तो ये संक्रमण की चैन टूट पाए। मैं समाज के सभी वर्गों से ये अनुरोध करूंगा, कोई इस पर अन्यथा बात ना करे, ये सबकी जिंदगी का सवाल है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और पूरे देश भर में 8 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसे 7 सितंबर तक टाल दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की आगर सीट भी शामिल है। कल चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर और देश की भी अन्य सीटों पर उपचुनाव को लेकर बैठक में विचार करेगा। हम तो तैयार हैं, आज चुनाव वगैरह लोग आज तैयार हैं। क्या कांग्रेसी बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो खत्म होगी, क्योंकि देखिए रोज कांग्रेस के विधायक क्यों छोड़ रहे हैं। कांग्रेस, पहले कांग्रेसियों से पूछो जाके कि तुम्हारे विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी ने जनता के बीच में वादा किया था 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, और उसके बाद में उन्होंने 2 घंटे में कर भी दिया, लेकिन हुआ नहीं। तो अब जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, और इसलिए जनता इनको धक्का देगी। और इसलिए जो स्वाभिमानी नेता वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो जो स्वार्थी हैं और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो चाटुकार लोग हैं, वही कांग्रेस में बचेंगे। 4 दिन पहले ये कहा था कि सितंबर में चुनाव होंगे, 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अब कह रहा है कि सितंबर में चुनाव नहीं होंगे। मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। असल में जो इंटरनल सर्वे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे कराया, जो संघ यहाँ मीटिंग हो रही है भागवत जी के अध्यक्षता में भोपाल में, इसमें भी ये सब मामले आए कि स्थिति भयावह है। कोरोना से तो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में हारने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं 26 की 26 सीटों पर। इसलिए केंद्र सरकार से ये दबाव डलवाया गया चुनाव आयोग पे कि कोरोना की वजह से चुनाव कराना ठीक नहीं है। कोरोना नहीं है, डरो। न्यूज़ 18 पर पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा खुलासा किया। एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मैंने कभी उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया। मैंने पार्टी को साफ कहा कि मैं सिंधिया की बुआ की तरह हूं। कि मैं ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं गई कभी। मैंने भाजपा को कह रखा था कि क्या वसुंधरा आती है उनके खिलाफ प्रचार करने, वो भी बीजेपी में है।
तो मैं भी बीजेपी में हूँ, बुआ हूँ उसकी, मैं नहीं जाऊँगी चुनाव प्रचार करने। मैं उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ और उसी स्नेह के कारण मैं उनको दुआ दे रही थी कि इनका नाम ही ज्योतिरादित्य है, जो आदित्य यानी सूर्य की ज्योति हैं, तो जगमगाएंगे। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी जगमगाएंगे, देश में भी उनका प्रकाश फैलेगा। वो व्यक्ति ही ऐसा है, बहुत शालीन, विनम्र और बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही विनम्र। आपको लगता है ना, लोग कहते हैं सामंती परिवार के हैं, अकड़ दिखाते हैं, नहीं मैं ज़्यादा अकड़ दिखाती हूँ, मैं होता हूँ जब मैं किसान परिवार की हूँ। वो बहुत विनम्र और सुशील हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगरौली में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला मंत्री ने इको पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इसके अलावा एनसीएल के वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी अमित शाह ने शुरुआत की। एनसीएल बीना प्रोजेक्ट में 150 स्थानों पर 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर इको पार्क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एनसीएल 70,000 हेक्टेयर में 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद रीति पाठक ने भी हिस्सा लिया। ट्विटर ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ब्लॉक किया है और ट्वीट ब्लॉक होने के बाद दिग्विजय सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है और ट्विटर के कंट्री हेड से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। दरअसल संवेदनशील बताकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया गया। ट्वीट ब्लॉक किए जाने को राजनीतिक रूप से पक्षपात बताते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूं, 5 बार मध्य प्रदेश में विधायक रहा हूं, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहा हूं, 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं क्यों कोई आपत्तिजनक ट्वीट करूंगा। भारत के ट्विटर कंट्री हेड अपनी प्रतिक्रिया दें। ट्विटर मेरे ट्वीट्स को यह कहते हुए रोक रहा है कि इसमें संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री शामिल है। ये बताए बिना कि मेरे ट्वीट में संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री क्या है। अगर आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो वो संवेदनशील सामग्री के रूप में है, तो आप मेरे खिलाफ राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं। मैंने पहले भी आपके पक्षपाती रवैये के खिलाफ प्रबंधन से शिकायत की है, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, शनिवार को भी इंदौर में लॉकडाउन नहीं होगा। शनिवार को भी इंदौर बंद नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। शनिवार को भी इंदौर बंद नहीं होगा। सिर्फ रविवार को शहर में लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। ईद और रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। इंदौर में कोरोना को लेकर समीक्षा हुई और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समीक्षा की और कोरोना को लेकर इंदौर के हालात को बेहतर बताया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों की तारीफ की। बेहतर प्लानिंग और डेथ रेट कम करने पर भी तारीफ की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।